हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, ब्रूनर की थ्योरी एंड ऑशुबर्ट। ठीक है, ये तीन थ्योरीज हैं आपकी लर्निंग के, जिसको हमको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट 3 है। ऑलरेडी मैंने इसके कई सारे वीडियोज़ को अपलोड किया है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक सेशंस को नहीं देखा है, प्रीवियस सेशन को, तो प्लीज़ जाके उसे प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। राइट, तो आ जाओ फिर। सबसे पहले यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग दी किसने थी? सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आता है और सभी को पता होगा, ये किसने दी थी? इवान पॉवलोव ने दी थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर किसने किया था? बाय दिस क्लासिकल कंडीशनिंग इज डिस्कवर्ड बाय इवान पॉवलोव। दूसरी बात, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। क्या है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी। जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज कॉपी में अपने वो सब हाईलाइट करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है? ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, शास्त्रीय कंडीशनिंग है, यहाँ पे क्या होता है? इट पॉजेस दैट व्हेन अ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, ठीक है, समझ रहे हो, जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है एंड जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, ठीक है, दो स्टिमुलस है यहाँ पे, एक नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है और एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, आर रेपिटेडली पेयर्ड। ठीक है, उसको रेपिटेडली क्या किया जाता है? पेयर किया जाता है, सो दैट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है will eventually elicit a similar response to the natural stimulus। क्या मतलब है इसका? जब आप इसका एक्सपेरिमेंट देखोगे तो वहां पे क्या है देखोगे, पूरा अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फूड है आपका प्लस ये जो बेल है, ठीक है, फूड क्या है आपका? एक नेचुरल स्टिमुलस है और बेल क्या है आपका? इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है। समझ रहे हो, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस बोल लो, आर्टिफिशियल स्टिमुलस बोल लो, है ना। तो ये अगर नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस क्या है? फूड। ठीक, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग के ऊपर। उन्होंने उसी में से एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने जो फूड था, ठीक है, डॉग के सामने जो फूड को प्रेजेंट किया, तो डॉग ने कैसा रिस्पॉन्स इलिसाइट किया? मतलब उसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये कैसा रिस्पॉन्स था आपका? अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। समझ रहे हो, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे फूड को उसके सामने प्रेजेंट किया, उसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उसके सामने बेल को प्रेजेंट किया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये कैसा था? ये आपका इन्वायरमेंटल स्टिमुलस था। ठीक है, बेल को उसने देखा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जब फूड को प्रेजेंट किया तो उसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो, तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पे क्या किया गया? ये जो फूड है और बेल है, दोनों की रेपिटेडली पेयरिंग की गई। समझ रहे हो, रेपिटेडली यहाँ पे क्या किया गया? दोनों की पेयरिंग की गई, जिससे जो रिस्पॉन्स हमें ये नेचुरल स्टिमुलस से मिल रहा है, वो सेम रिस्पॉन्स जब इसकी पेयरिंग करे तो वो सेम रिस्पॉन्स मिले। समझ रहे हो, ये था पूरा इनका एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे नीचे भी कि ये इन्होंने, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पॉवलोव, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग्स पे। ठीक है, और ये लाइन भी वही है, स्टिमुलस को पेयर किया था, नेचुरल स्टिमुलस को विद स्टिमुलस इन इन्वायरमेंटल, जिससे हमें सेम रिस्पॉन्स इलिसाइट हो पाए एज अ नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, अब ये पॉवलोव का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, इसको आपको सिर्फ रीड करना है, कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों ने बीएड एमएड में इसको पढ़ रखा होगा, मैंने डाल लिया है, मैंने यहाँ पे ये कंटेंट डाल दिया है, जिससे आप लोग जिसने नहीं रीड किया वो एक बार रीड कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दे रही हूँ। देखो, ये डॉग है, उसके सामने ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगा दी गई। समझ रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगा दी और यहाँ पे इसको एक ट्यूब बांध दी गई। ठीक है, जिसमें जब ये सैलिवेट करेगा, ठीक है, इसका जो सलाइवा है, ठीक है, उसको यहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा। ठीक, तो जब जैसे जो इनका पहला, इन्होंने थ्री स्टेजेस दी थी। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। समझ रहे हो, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, तीन स्टेजेस थी इनकी एक्सपेरिमेंट में। पहली जो चीज थी, वहां पे इन्होंने क्या किया? देखो, ये पहला स्टेज है। ठीक, पहली स्टेज में इन्होंने क्या किया? बिफोर कंडीशनिंग वाले में फूड को प्रेजेंट किया। ठीक है, फूड को प्रेजेंट किया और डॉग ने क्या किया? अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। ठीक, यहाँ पे फूड क्या है आपका? अनकंडीशन स्टिमुलस है। अब ये जो टर्म्स हैं इसको आपको समझना है, और ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है आपका? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, मतलब ये पहली स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज, जिसमें बिफोर कंडीशनिंग।
ठीक है। देयर आर द थ्री, यहाँ पे 3 स्टेजेस चलती हैं आपकी, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो जो पहली स्टेज थी उस टाइम पे क्या हुआ, डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट किया, डॉग ने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है बात। उसी जगह जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस लाइक आपका बेल, उसको रिंग किया तो यहाँ पे इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, समझ आई बात। फिर दूसरी बात अब आती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, फूड और बेल, ठीक है, फूड और बेल मतलब ये फूड क्या है आपका, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, और ये क्या है आपका बेल, एक कंडीशन स्टिमुलस है। ये जो मैं टर्म्स लिख रही हूँ ये आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं हो पाए तो आपको फिर दिक्कत होगी। ठीक है, फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, और बेल क्या है आपका, कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, इनको क्या किया गया, पेयर किया गया, जिससे हमें क्या मिल पाए, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिल पाए। ठीक है, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में मिल रहा था। ठीक है, लाइक सैलिवेट। समझ आई बात। यहाँ पे एक अनकंडीशन स्टिमुलस को और कंडीशन स्टिमुलस को, जैसे यहाँ पे देखो लाइन भी ये लिखी हुई है, ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है वही लाइन है, अनकंडीशन स्टिमुलस को और कंडीशन स्टिमुलस को रेपिटेडली पेयर किया गया सो दैट द इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस है विल इवेंचुअली इलिसाइट अ सिमिलर रिस्पॉन्स टू द नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग थी। बात समझ में आई। अनकंडीशन, अगर क्वेश्चन में पूछ आता है कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे फूड है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है आपका, बेल है। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस से हमें क्या मिलता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। जब अनकंडीशन स्टिमुलस प्लस कंडीशन स्टिमुलस का हम एसोसिएशन करते हैं तो भी डॉग कैसा रिस्पॉन्स इलिसाइट करता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही इलिसाइट करता है। लेकिन जब थर्ड आता है आपका, थर्ड स्टेज आता है आफ्टर कंडीशनिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसकी लर्निंग हो गई ना, यहाँ पे क्या हो गया, उसकी लर्निंग हो गई। मतलब लर्निंग कहने का मतलब क्या है, बेल बजेगी फूड प्रेजेंट होगा, बेल बजेगी फूड प्रेजेंट होगा। जैसे आप लोग स्कूल में होते हो तो जैसे कोई बेल बजती है तो आपको पता चल जाता है ना कि हाँ नेक्स्ट पीरियड आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को लर्न कर लेते हो कि ये पहली बेल है, ये दूसरी बेल है, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड की बेल बजी 2 घंटे बजे, ठीक, 2 घंटे बजे तो आपने समझा ये सेकेंड पीरियड है, 4 घंटे बजे तो आपने समझ लिया ये फोर्थ पीरियड है, समझ रहे हो। तो वैसे ही इसने भी इस चीज को लर्न कर लिया कि बेल बजेगी और फूड प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेल बजेगी फूड प्रेजेंट होगा, ये बार बार रिपीट हुआ जिससे इसने अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर कंडीशनिंग में अब जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही बेल बजेगी मतलब कंडीशन स्टिमुलस से हमें क्या मिलेगा, कंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको हमने करवाया है। ठीक है, ये चीज हमने डॉग को लर्न करवाई है, समझ रहे हो, ये चीज हमने डॉग को लर्न कराई है। कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स आएगी। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। और वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस है ये क्या है, हमारा फूड है ना। कंडीशन स्टिमुलस क्या है हमारा, ये आपका बेल है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, जो फूड के मतलब जब फूड उसको मिलता है तो सेलिवेट करता है, ये क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जो सेलिवेट करता है टू द बेल, ठीक है, इज द कंडीशन रिस्पॉन्स। ये क्या है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है, समझ में आई बात। और एक चीज ये समझना, ये जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है आपका, है ना, ये जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ये कैसा होता है, इन्नेट होता है। ठीक है, इन्नेट रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटिकली आता है, हमें सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है ये लर्न होता है, ये हम सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में सिखाया गया है। क्लियर है बातें, ये दोनों स्लाइड क्लियर है ना आपको, आगे आ जाओ। अब ये वही फिर से है स्टेजेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो इसको चाहो तो फिल कर सकते हो। 3 बेसिक स्टेजेस है, बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग एंड सॉरी ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है, UCS, सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, UCR। ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है आपका, UCS प्लस कंडीशन स्टिमुलस gives unconditioned response, and after conditioning में क्या होता है आपका, condition stimulus gives condition response। बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अभी आ जाओ, एक क्वेश्चन आता है, ये जो हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है आपका, सैलिवेट। ठीक है, सलाइवा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा। यहाँ पे भी यहाँ पे भी है तो दोनों सेम ही ना, है तो दोनों सेम ही, तो डिफरेंस क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अमाउंट ऑफ सेलिवेशन होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेलिवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स में, मतलब अगर हम
अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो सलाइवा आएगा, ठीक है, उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे और कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, तो यहाँ पे जो सलाइवा का अमाउंट होगा वो कम होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सैलिवेशन में यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सलाइवा में यहाँ पे फर्क होता है, बट ये जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है और कंडीशन रिस्पॉन्स है दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग में। यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या है, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, चाहो तो लिख लो आप लोग, अधिग्रहण करना, ठीक है। और एक्सटिंग, एक्सटिंग मतलब क्या होता है आपका विलुप्त हो जाना, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुनः प्राप्ति करना, ठीक है, फिर से प्राप्ति करना, ठीक। उसके बाद आता है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, मतलब स्टिमुलस को हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, उसका सामान्यकरण कर रहे हैं। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। काउंटर कंडीशनिंग ये अलग है, इसको अलग से भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले की स्टेज क्या है, एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन देखो, मैं इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। एक्विजिशन सबसे पहली स्टेज है, ठीक है। जैसे मान लो, एक्विजिशन का मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक पैरट है, ठीक है, एक पैरट है जिसको सिखाया गया, मतलब कैसे, एक पैरट जैसे घर में होता है, ठीक है। पैरट इज taught to repeat the specific what is time the doorbell ring, whenever he will hear a bell he will repeat those word, मतलब ऐसे समझो, एक पैरट को क्या किया गया, सिखाया गया कि जैसे ही डोरबेल बजेगी, ठीक है, तुमको कुछ वर्ड्स को रिपीट करना है ना, समझे इस चीज को। पैरट है, पैरट को ये चीज सिखाया गया, ठीक है, दे टॉट देम कि जैसे बेल बजेगी, ठीक है, डोरबेल बजेगी, है ना, डोरबेल, डोरबेल और फोन के बेल में, ठीक है, वो अंतर है। यहाँ पे डोरबेल की बात हो, जैसे डोरबेल रिंग करेगी तो तुम्हें कुछ वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। और उसने वही किया, ठीक है, जैसे डोरबेल बजी वैसे उसने उस वर्ड को क्या किया, रिपीट किया। तो ये क्या है, एक्विजिशन, ये क्या है आपका एक्विजिशन। समझ में आया, जो एग्जाम्पल से समझाऊं कोशिश करना उससे समझने की, ठीक है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में वो चीजें रह जाएंगी। तो एक्विजिशन कहने का मतलब क्या है, किसी भी पैरट को आप मतलब या फिर कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे पैरट को आपने लर्न कराया, तो बताया, सिखाया उस चीज को कि जैसे डोरबेल बजेगी तुमको ये वर्ड्स को रिपीट करना है, ठीक है, और उसने इस चीज को किया। अब देख लो इसमें क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स द एसोसिएशन इन्वॉल्व इन क्लासिकल कंडीशनिंग। समझ रहे हो उसने क्या किया, यहाँ ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म है वो सीखता है, ठीक है, जो एसोसिएशन इन्वॉल्व है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है। तो पैरट की यहाँ पे क्या किया गया, कंडीशनिंग की गई डोर बेल की रिंग के साथ, ठीक है, डोर बेल की रिंग के साथ यहाँ पे कंडीशनिंग की गई, ठीक। तो ये क्या है आपका एक्विजिशन, ये क्या है आपका एक्विजिशन। मान लो डोर बेल की बजाय फोन बेल बजने लगा, ठीक है, फोन रिंग करने लगा, तो भी ये क्या करेगा, उस वर्ड को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसने सिर्फ एक्विजिशन किया है, ठीक है। तो ये है फॉर दिस प्रोसेस टू डिफरेंट स्टिमुलस, एक होता है आपका कंडीशन स्टिमुलस, जैसे कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया आपका डोरबेल हो गया, एक हो गया आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। मस्ट बी पेयर, ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे पैरट की जो मतलब पैरट है उन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को ही हमने यहाँ पे क्या किया, एसोसिएट किया, पेयर किया, जिससे हमें कंडीशन रिस्पॉन्स इलिसाइट कर पाए, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, वो जो वर्ड्स को रिपीट करेगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये होता है एक्विजिशन, ठीक। आगे और भी लाइनें वही सेम चीजें रिपीट हो रही है, कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस व्हेन पेयर टुगेदर एक्सट्रैक्ट अ सर्टेन रिस्पॉन्स। जब भी कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को एक साथ पेयर किया जाएगा तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा।
after repeatedly pairing two separate stimuli together the condition response get stronger and stronger। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम पेयर करते हैं दो सेपरेट स्टिमुली को एक साथ, ठीक है, सेपरेट स्टिमुली को एक साथ, ठीक है, फूड हो गया प्लस आपका बेल हो गया, दोनों को हमने एक सेपरेट को एक साथ हमने यहाँ पे पेयर कर दिया, तो ये जो कंडीशन स्टिमुलस है वो जैसे जैसे हम उसकी लर्निंग होती जाएगी वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। मतलब पैरेट की बेल के साथ जैसे जैसे इस चीज को मतलब एसोसिएशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, दोनों स्टिमुलस का जो पेयरिंग है जैसे जैसे मतलब बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है आपका, है ना, ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, मतलब उसकी लर्निंग होती जाएगी, वो एक्वायर कर लेगा उस चीज को, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब आते हैं यहाँ पे स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया, पैरेट को आपने बेल के जैसे बेल बजेगी उसे क्या करना है, कुछ वर्ड्स को रिपीट करना है, लेकिन अब वो बेल हो सकता है वो आपके फोन की हो, है ना, आपका फोन रिंग कर रहा हो तो भी उस वर्ड को वो रिपीट करने लगेगा, हो सकती है ये चीज। तो वही है स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, ठीक है। सॉरी, ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, सॉरी, स्टिमुलस के जनरलाइजेशन अलग है, मतलब सामान्यकरण करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं पैरेट का एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन एक तरीके का क्या होता है, किसी मतलब जैसे मोबाइल टोन है ना, किसी मोबाइल टोन का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मोबाइल टोन जो है, ठीक है, उसका जो रिंग है ना, उसका जो रिंग है, आपका जो डोर बेल का रिंग है, ठीक है, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है, समझ रहे हो, मतलब मोबाइल फोन का जो रिंग है और आपका जो डोर बेल का रिंग है, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो पैरेट क्या करेगा, इस टाइम पे भी क्या करेगा, सेम रिस्पॉन्स देगा, सेम रिस्पॉन्स देगा, वही वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हुआ, समझ रहे हो, उसने क्या किया, स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में, पैरेट का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, एक्विजिशन में समझ में आया। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या हुआ, मान लो कि आपके मोबाइल फोन का भी रिंगटोन और आपके डोर बेल का भी रिंगटोन सेम है, तो जब भी आपका मोबाइल फोन भी रिंग करेगा तो उस टाइम पे भी वो क्या करेगा, उसी वर्ड्स को जो आपने उसको सिखाया है उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा देख लो, आफ्टर एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन कंडीशन टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स, it should not be surprising or uncommon to expect the organism to respond in the similar way to other similar stimuli or situation। वही चीज बोल रहा है कि आपने क्या किया है, उसकी कंडीशनिंग कर दी है। यहाँ पे आपने क्या की, कंडीशनिंग कर दी कि डोर बेल बजेगी तो तुमको क्या बोलना है, कुछ वर्ड्स को फिर से रिपीट करना है, ठीक है। तो ये चीज दूसरी केस में भी हो सकती है, जब सेम जो सिचुएशन मतलब सेम स्टिमुलस, जैसे ये मोबाइल फोन का रिंगटोन और डोर बेल का जो रिंगटोन है, दोनों ही अगर सेम होगा तो स्टिमुलस को जनरलाइज कर देगा, ठीक है, सेम रिस्पॉन्स देगा, चाहे मोबाइल फोन बोले चाहे रिंग डोरबेल बोले, वो सेम वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जनरलाइजेशन क्या है, डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ स्टिमुलस सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस था आपका क्या था, बेल था, ठीक है, और इसी का सिमिलर ही मोबाइल फोन है, ठीक है, तो प्रोड्यूसेस सिमिलर बिहेवियर, तो सिमिलर बिहेवियर ही वो प्रोड्यूस करेगा लाइक कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, समझ में आई। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये अपोजिट होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, अपोजिट होता है किसके, जनरलाइजेशन का, समझ रहे हो, जनरलाइजेशन से बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं पैरेट का एग्जांपल लेके इसको समझा रही हूँ, मतलब पैरेट का नहीं, यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल पैरेट में कैसे ले सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, जो पेरेंट्स हैं, दे विल नॉट टॉक इन रिस्पॉन्स टू द नॉकिंग ऑफ डोर और प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, ठीक है, मतलब क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग स्टिमुलस है,
ठीक है, दो अलग अलग स्टिमुलस हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हम कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हुई है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू डिफरेंशिएट, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सीखता है, ठीक है, इट organism learns to differentiate between the different stimuli in order to restrict their response in one stimulus in a particular is known as stimulus discrimination, ठीक है, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, पेरेंट्स विल नॉट टॉक इन रिस्पॉन्स टू द नॉकिंग ऑफ डोर और प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, मतलब वो इसमें रिस्पॉन्स, मतलब इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे दरवाजा खटखटाया या फिर म्यूजिक बजने लगा, ठीक है, इस पे वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, दो अलग अलग स्टिमुलस है, तो उनके बीच में जो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, तो वो होता है स्टिमुलस का डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हो, वो होता है स्टिमुलस का डिस्क्रिमिनेशन। ये बात समझ में आई। अब आते हैं यहाँ पे एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, मतलब विलुप्त हो जाना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द क्लासिकल कंडीशनिंग सच दैट सब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस कंडीशन रिस्पॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ अ कंडीशन स्टिमुलस इज टर्म एज एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं समझाती हूँ, देखो, मान लो, ठीक है, जैसे कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इस चीज को समझ में आई। लेकिन अगर हम, ठीक है, अगर इस चीज को, जैसे ये चीज, ये जो है, ठीक है, जब वो आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस पे कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है, तो ये केस कौन सा होता है, एक्सटिंक्शन का केस होता है। ये केस किसका है, एक्सटिंक्शन का, मतलब बेल बजी और उसने सेलिब्रेट नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी लर्निंग में एक्सटिंक्शन हो गया, मतलब विलुप्ति हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं, विलुप्ति कहते हैं, समझ रहे हो, ये चीज समझ में आई। तो एक्सटिंक्शन क्या है, इज सेड टू हैव अकर्ड व्हेन देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कंडीशन रिस्पांस, मतलब एक्सटिंक्शन में क्या हो जाता है, जो कंडीशन रिस्पांस है आपका, मान लो जो पेरेट है, पेरेट को आपने क्या सिखाया, कुछ वर्ड्स सिखाए थे ना, बेल बजने पे, अगर वो बेल बजी, उसने वो वर्ड्स को रिपीट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली, मतलब वो भूल गया उस चीज को, उसकी जो लर्निंग थी वो खत्म हो गई वहां पे, ठीक है, लर्निंग क्या हो गई उसकी यहाँ पे, मतलब जो उसने सीखा था वो एक्सटेंट हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है, तो कंप्लीट एब्सेंस होता है यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स का, जब सब्जेक्ट के सामने हम अनकंडीशन स्टिमुलस को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, विलुप्ति हो गई, ठीक है, उसका जो कंडीशन रिस्पॉन्स था उसकी विलुप्ति हो गई, लेकिन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स सडनली रीअपियर्स, फिर से रीअपियर होता है, इवन आफ्टर देन लिंक बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब ये जो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस से जब हमें कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, लेकिन जब हम फिर से कंडीशन स्टिमुलस का लिंक करवाते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, ठीक है, तो फिर से हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है, उसकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस यहाँ पे क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। मान लो यहाँ पे इस केस में क्या था, बेल बजी और उसने सेलिब्रेट नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेल बजी, सेलिब्रेट उसने नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। लेकिन जब हम फिर से बेल के साथ क्या कर दे, फूड की कंडीशनिंग कर दे, ठीक है, हमने क्या किया, बेल बजाया फिर से और फूड प्रेजेंट किया, ठीक, फिर बेल बजाया फिर फूड प्रेजेंट किया, तो क्या करेगा, फिर से कंडीशन रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो, फिर से कंडीशन रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब ये जो प्रिंसिपल है, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वाई कर्ड अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्ट्स अगेन रिलैप्स टू एडिक्शन, मतलब जैसे होता नहीं, कोई अल्कोहल लेता है, ड्रग एडिक्टेड होता है, ठीक है, एक बार उसको आप अगर सुधार लो, छोड़ दे, लेकिन अचानक से फिर से अगर वो उसके सामने आ जाता है या किसी को पीते हुए देख लेता है, तो फिर से वो मतलब शुरू कर सकता है, ठीक है, तो मतलब अगर उस चीज, उस सब्सटेंस का फिर से उसके सामने अगर वो आता है, चाहे वो ड्रग हो चाहे अल्कोहल हो, तो उसके अंदर से फिर से वो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगेगा, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब आते हैं काउंटर कंडीशनिंग। इतनी बातें समझ में आई। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, काउंटर कंडीशनिंग की, काउंटर कंडीशनिंग मतलब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, वंस कंडीशन एवर कंडीशन,
ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एज यू कैन एक्सटिंक्ट एंड एक्वायर्ड लर्निंग, ठीक है, हम जो जैसे जो लर्निंग होती है वो क्या सी होती है, विलुप्त भी हो सकती है, फिर से हम इसे एक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो काउंटर द कंडीशन इट बाय एसोसिएटिंग द कंडीशन स्टिमुलस विद अनकंडीशन स्टिमुलस ऑफ डिफरेंट नेचर। मतलब हम यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस है और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसको डिफरेंट नेचर मतलब डिफरेंट तरीके से भी यहाँ पे उसकी हम एसोसिएशन करा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन फर्स्ट कंडीशन अ डॉग टू विदड्रॉ इट्स पाव एट द साउंड ऑफ अ बेल। मतलब आप डॉग को ये चीज उसके साथ कंडीशन पहले ये कर सकते हो कि जैसे बेल बजेगी वैसे तुम्हें क्या करना है, जो अपने पाँव है उसको पीछे कर लेना है, ठीक है। एज द बेल इज सिस्टमेटिकली फॉलोड बाय अ शॉक, ठीक है, then you can counter condition it by systematically pairing the same sound to food. Now the dog may be conditioned to salivate to the sound of a bell। मतलब सिंपल से ऐसे कर सकते हो। आपने क्या किया, काउंटर कंडीशनिंग में क्या किया, सबसे पहले मतलब आपने इन्वॉल्वमेंट के साथ यहाँ पे कंडीशनिंग कर दी, ठीक है। मतलब उसको आपने सिखाया जैसे बेल बजेगी वैसे तुम्हें आप पैर को क्या करना है, अंदर कर लेना है। जब पैर अंदर होंगे तो फूड प्रेजेंट होगा, ठीक। रेपिडेटली साउंड बजता रहेगा, फूड प्रेजेंट होगा, उसकी लार टपकने लगेगी, ठीक। तो जैसे ही बेल बजेगी, ठीक है, वैसे ही उसकी लार टपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, काउंटर कंडीशनिंग कर देना, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक, है ना? उम्मीद करती हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, स्टिमुलस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग एंड डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। अब इसको भी कैसे समझना है, जैसे मैं बता रही हूँ उससे अगर याद रखोगे तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड कंडीशनिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिख के क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कभी कदार दिख जाता है, अदरवाइज UCR ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है। जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग होती है दो स्टिमुलस की, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती है टू स्टिमुलस की, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट बिफोर द अनकंडीशनल स्टिमुलस। आप समझो इसको, यहाँ पे क्या होता है, मतलब दो स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, उन दोनों की यहाँ पे पेयरिंग होती है, ठीक। होता क्या है, when neutral stimulus appears just before and during the presentation of the unconditioned stimulus। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो पहले आ जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे आपका फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, ठीक है, ऐसे याद रखो। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, अनकंडीशन जो स्टिमुलस है इज प्रेजेंटेड बिफोर अ न्यूट्रल स्टिमुलस। यहाँ पे जो अनकंडीशन स्टिमुलस है इसको पहले प्रेजेंट करते हैं बिफोर न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। ट्रेस कंडीशनिंग, जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रेस कंडीशनिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अनकंडीशन स्टिमुलेंट है और जो कंडीशन स्टिमुलेंट है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कुछ इंटरवल्स पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस होता है, मतलब ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस है ना, और ये जो कंडीशन स्टिमुलस है इनको कुछ इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ इंटरवल में, परसिस्टेंट इंटरवल में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ट्रेस कंडीशनिंग में, ठीक। और सबसे पहले प्रेजेंट किसको किया जाता है, कंडीशन स्टिमुलस को, समझ रहे हो, मतलब कंडीशन स्टिमुलस को डिस्प्ले किया जाता है पहले, ठीक है, उसके बाद हमारा फिर कुछ इंटरवल के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे आता है, ठीक है, समझ आई बात। इसको ऐसे ही अपने कॉपी में लिख भी लेना। अब आते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों स्टिमुलस को, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों को हम एक साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ प्रेजेंट करते हैं और एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। फिर आते हैं यहाँ पे डिले। इतनी चीजें क्लियर है ना जो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। डिले कंडीशनिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, जब डिले कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है, जब हम अनकंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, जो अनकंडीशन मतलब यहाँ पे कोई शर्त नहीं होती है, मतलब वेयर द कंडीशन स्टिमुलस stimulus presented and after an time and unconditioned
वन इज इंट्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस को हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट कर देते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम कंडीशन स्टिमुलस को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, तो ये थी आपकी कंडीशनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही अपनी कॉपी में आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है या फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस की जो पेयरिंग होती है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स का जो एम्पलीट्यूड है, परसेंटेज जो ट्रायल होता है कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ। उसके बाद एक आता है सप्रेशन रेशियो, जिसे बोलते हैं सैलिवेट। जो सप्रेशन रेशियो है ना, सप्रेशन रेशियो रिस्पॉन्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, सप्रेशन रेशियो रिस्पॉन्स। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, लिख लो ऐसे करके चाहो तो, नंबर, यहाँ पे बता रही हूँ, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मेड ड्यूरिंग अ कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, divided by the number of responses made during the condition stimulus plus the number of responses made during the period just before the condition stimulus, ठीक है। तो ये होता है आपका सप्रेशन रेशियो। इंटरवेनिंग में क्या होता है, टाइप ऑफ कंडीशन स्टिमुलस क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, क्या इंटेंसिटी है कंडीशन स्टिमुलस की, इंटर स्टिमुलस जो वेरिएबल्स है और इंटर ट्रायल वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका पावलॉव ये कंप्लीट हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग करेंगे कॉग्निटिव, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कॉग्निटिव में ऑशोबेल की जो लर्निंग थ्योरी है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और जो ब्रूनर और टॉलमैन है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है और ये जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं कॉग्निटिव थ्योरी की बात करूँ तो ये फोकस किस पे करता है, हमारे इंटरनल मेंटल जो प्रोसेस होता है उस पे फोकस करता है। और बिहेवियर थ्योरी जो है, बिहेवियरिज्म जो है, वो हमारा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उस चीज़ पे वो फोकस करता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी, ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ठीक है, वो आते हैं यहाँ पे आपके मेंटल जो प्रोसेस होती है वो आते हैं। इनके जो फादर है वो आपके जेबी वॉट्स एंड बीएफ स्किनर है, मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। जीन पियाजे का यहाँ पे नाम आता है। ये किस पे बेस्ड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, आपकी मेंटल जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे होता है। यहाँ पे जो मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है उस पे फोकस होता है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक ये अलग है तो कॉग्निटिव का ही, ठीक है, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसे करके SLA, एक बार इसका पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैंने यहीं पे डाल दिया इसका, ठीक है। वैसे ये यूनिट 8 में के लिए है, यूनिट 8 जो है आपका पेपर 1 एंड यूनिट 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉग्निटिव जो थ्योरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, क्या फुल ये जो SLA है इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है, ये क्या है, एज अ कॉन्शियस एंड रीजनड थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसने रिकॉग्नाइज किया, ये जो SLA है वो क्या है, एक कॉन्शियस और रीजन थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वहां पे क्या था, जो थ्योरीज थी वो पहले से इनबिल्ट थी, सबकॉन्शियस थी, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते थे, मतलब वहां पे हम क्या करते थे, सीखते थे, मतलब सॉरी, वहां वो कैसी होती थी, इनबिल्ट होती थी। और सबकॉन्शियस जो एबिलिटी होती थी स्पीक, ठीक है, बोलने की, लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज इज मोर लाइक एक्वायरिंग एनी अदर स्किल्स। मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज है वहां पे हम क्या करते थे, रोड मेमोरी समझ लो ऐसे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में हम क्या करते थे, स्किल्स को एक्वायर करते थे। इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी इज अ कॉग्निटिव अप्रोच, ध्यान रखना। इन्फो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन, ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस थ्योरी है वो एक कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे प्रपोज किसने किया था, बैरी मैक्लुगन ने किया था 1983 में। The theory recognizes that learning a new language, ये थ्योरी बोलती है, ये जो थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी बोलती है, जो किसी भी नई लैंग्वेज को सीखना एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारे स्कीमास का बिल्ड होते हैं,
ठीक है, जहाँ पे हमारे स्कीमास बिल्ड होते हैं। अब इन स्कीमास के लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को लर्न करते हैं, जिससे हमारी रिटेनिंग इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करना, इस चीज़ों में ये चीज़ें हमारी इनहेंस कर पाए। ठीक है, one thing that many learners struggle with when learning a second language is remembering a new vocabulary। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब स्ट्रगल किस चीज का है, जब हम न्यू वोकेबलरी को सीखते हैं। मैनी ऑफ अस कैन लर्न न्यू वर्ड्स, अंडरस्टैंड देम एंड सक्सेसफुल यूज देम इन अ सेंटेंस, बट वी कैन नेवर सीम टू रिमेंबर देम द नेक्स्ट डे। मतलब हम जैसे वोकेबलरी को याद करते हैं, होता नहीं सेंटेंस मेकिंग, हमने वोकेबलरी को याद किया, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके उसका सेंटेंस बना दिया। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट डे फिर हमारे दिमाग में नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको लर्न किया, रोट मेमोरीज किया, यहाँ पे इन्वॉल्व है। McLuhan proposes that learning a new language involve moving from conscious process to an automatic process by practice। ठीक है, ये जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैकलुगन है, उन्होंने बोला कि जो हम जब भी हम कहीं नई लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है हमारी कॉन्शियस प्रोसेस से लेकर के ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस की तरह होना चाहिए, कॉन्शियस प्रोसेस से ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरफ जाए। मतलब जैसे हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमने कई सारी वोकैबुलरी को सीखा। ठीक है, वोकैबुलरी को सीखने के बाद जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है, कई सारी मैगजीन्स को पढ़ेंगे, स्टोरीज को पढ़ेंगे, है ना, नरेशंस लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे खुद से इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस हमारे दिमाग में चलने लगेगा। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई थी। ओशोबेल की जो लर्निंग थ्योरी है, अब ओशोबेल की जो लर्निंग थ्योरी, कुछ मैं यहाँ पे की पॉइंट्स भी आप लोग को अभी बता दूंगी, जैसे एक पॉइंट में ही आपको ये याद हो जाए। ठीक, ओशोबेल ने क्या किया था, मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बात किया था। रोट जो लर्निंग है उसको इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना था, अपोज किया था पूरी तरीके से। डेविड पॉल ओशोबेल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइंस में, साइंस एजुकेशन में। ठीक, ये बिलीव करते थे, ठीक है, जब हम किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी प्रिंसिपल को समझते हैं, तो उस टाइम में डिडक्टिव रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, किसी भी कंसेप्ट को समझना, किसी भी प्रिंसिपल्स को, आइडियाज को जब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहां पे डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। ही बिलीव इन द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, ये लाइन याद रखना, ये मीनिंगफुल लर्निंग के आइडिया पे फोकस करते थे रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, ये बोलते थे कि किसी की भी लर्निंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, वो होता है उसकी प्रीवियस नॉलेज। मतलब जो चीज आप उसको सिखाना चाह रहे हो, उस फील्ड के बारे में, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो, तो उस फील्ड के बारे में जो पहले से उसके पास जो नॉलेज है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो नॉलेज है प्रीवियस, उसकी जो नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बोली गई। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एडवांस ऑर्गेनाइजर को। ठीक है, जहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बात की गई थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये मैंने डिलीट नहीं किया है क्या, चलो ठीक है इसको। ओशोबेल बिलीव करते थे लर्निंग अ न्यू नॉलेज रिलाई ऑन व्हाट इज ऑलरेडी नो। ये पॉइंट आपको लिखना है अपनी कॉपी में। मतलब हमें पहले से क्या पता है, इससे मतलब इस हमें पहले से उस न्यू नॉलेज के बारे में, मतलब जो नई नॉलेज हम सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पहले की हमारी लर्निंग है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ओशोबेल ने सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया था, जोर दिया था, किस पे दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसेप्शन पे। किस पे, रिसेप्शन पे, रेदर देन डिस्कवरी लर्निंग, एंड मीनिंगफुल रेदर देन रोट लर्निंग। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखने का। ओशोबेल ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसेप्शन, है ना, रिसेप्शन रेदर देन डिस्कवरी लर्निंग, एंड मीनिंगफुल रेदर देन रोट लर्निंग। ये जो ये डिक्लेयर करते थे, ही डिक्लेयर दैट ये जो थ्योरी है, हिज थ्योरी अप्लाइज ओनली टू रिसेप्शन लर्निंग इन स्कूल सेटिंग्स। ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिएगा। इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने बोला, इन्होंने डिक्लेयर किया कि रिसेप्शन जो लर्निंग है स्कूल सेटिंग्स में, वहाँ पे अप्लाई होगी। इन्होंने जो डिस्कवरी लर्निंग थी उसको पूरी तरीके से अपोज नहीं किया, ये नहीं बोला कि वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इन्होंने ये चीज नहीं बोली थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो रोट लर्निंग है, ये पूरी तरह से मतलब काम नहीं करेगी, इस चीज को नहीं बोला था। इन्होंने बोला था ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, ये बस इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उतनी ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, ये चीज इन्होंने बोली थी।
अब देखो ये फिगर में समझ जाओगे आप, जब रूट लर्निंग होती है, ठीक, तो क्या मिलता है हमें, लिटिल और रेलिवेंट नॉलेज, नो नॉलेज, बहुत कम नॉलेज मिलती है, ठीक है, कोई भी इमोशनल कमिटमेंट नहीं होता है, ठीक है, जिससे हम अपनी जो न्यू लर्निंग है और जो हमारी एग्जिस्टिंग रेलिवेंट नॉलेज है उसको हम रिलेट कर पाए। इसी कंटेनर में जब हमारी मीनिंगफुल लर्निंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज रेलिवेंट नॉलेज स्ट्रक्चर होता है, इमोशनल कमिटमेंट होता है, जिससे हम इंटीग्रेट कर पाते हैं अपनी पुरानी नॉलेज को विद न्यू नॉलेज, ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें, एक क्रिएटिव प्रोडक्शन मिलता है। तो इसको भी अपनी कॉपी में बना सकते हो, पूरे जस्ट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आ जाते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर पे, ये बातें क्लियर है। अच्छा, दो तीन चीजें यहाँ पे और लिख लो, दो तीन पॉइंट के बारे में इन्होंने और बात की थी, जैसे इन्होंने मेंटल स्कैप फोल्डिंग के बारे में बात की थी, ये कुछ टर्म्स है जो पूछे गए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, मेंटल स्कैप फोल्डिंग के बारे में बात की थी और मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बात की थी, रिसेप्शन की बात की थी, है ना, और बस इतनी चीज़ है, ठीक है, ये दो तीन पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक। अब आ जाओ एडवांस ऑर्गेनाइजर पे। एडवांस ऑर्गेनाइजर में एक मेथड था KWL जिनको इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑफ है यहाँ पे, ठीक। एडवांस ऑर्गेनाइजर Ausubel educate the use of advanced organizer as a mechanism to help to link new learning material। यहाँ पे जो न्यू लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लर्निंग आइडियाज हैं उनके साथ हम यहाँ पे क्या कराते हैं, लिंक कराते हैं, उनका हम यहाँ पे क्या कराते हैं, लिंक कराते हैं। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है इन द वे दैट दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल आर इंट्रोड्यूस। आप सिंपल से समझो एडवांस ऑर्गेनाइजर का काम क्या है। एडवांस ऑर्गेनाइजर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी जो न्यू मटेरियल है, ठीक है, जो भी न्यू मटेरियल हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है वो लिंक करता है, जिससे जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको हम इजिली सॉल्व कर पाए, इजिली हम उस चीज को समझ पाए, ठीक। द स्टूडेंट, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द ऑर्गेनाइजर, दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजर इटसेल्फ। मतलब पहला क्या है, जो स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट उस चीज़ को समझ पाए, उन इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, उन इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए, जिससे जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजर की खुद की वो बढ़ती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर मस्ट इंडिकेट द रिलेशन अमंग द बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स दैट विल बी यूज्ड। मतलब ऑर्गेनाइजर को खुद से ही जो भी बेसिक कंसेप्ट है या उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं इस एडवांस ऑर्गेनाइजर के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनको लिंक करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे KWL मेथड का यूज़ किया गया है, ठीक है। के का मतलब क्या है, वोट यू नो, ठीक है, आप क्या जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो, एग्जाम्पल ये दे रखा है, ही वॉज अ मेलकास वॉरियर एंड लक्ष्मण, ठीक है। W का मतलब क्या है, वोट यू वॉन्ट टू नो, आप क्या जानना चाहते हो कि हाउ ही बिकम अ लक्ष्मण, कैसे वो लक्ष्मण बना। वोट यू लर्न, ऐसे ही तीन फेजेस में ही एडवांस ऑर्गेनाइजर आपका प्रेजेंट होता है, ये फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया, ये फेज 3 हो गया, ऐसे ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, ठीक। सबसे पहले आपने देखा कि आप क्या जानना चाहते हो, मतलब आप व्हाट यू नो, क्या आप जानते हो, पहले आपने ये बताया आप क्या जानना चाहते हो। अब आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपने, एल का मतलब क्या है, मतलब के का मतलब क्या है, नो, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वॉन्ट, एल का मतलब क्या है, लर्न, ठीक। क्या आपने सीखा, जो ही बिकेम, अब कैसे वो लक्ष्मण बना यही आप जानना चाहते थे, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग रिक्वायर्ड नॉलेज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय अ लर्नर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है यहाँ पे क्या होता है, जो भी लर्नर्स होते हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ हाईलाइट करके लिखना है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, 8 प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं, जिसे दिया किसने है, जोरानसन एटल ने दिया है, ठीक है। आजकल NTA पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम भी हाईलाइट कर दिया है। जोरानसन एटल ने 8 टाइप्स के प्राइमरी एट्रीब्यूट्स दिए हैं। पहला क्या है, एक्टिव और मैनिपुलेटिव होना
चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, है ना, जो भी मीनिंगफुल लर्निंग है, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, है ना, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, कंटेक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए और रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब कैसे याद रखोगे, ए आर है, ठीक है, ए आर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ए आर एम, है ना, ए आर एम, और क्या हो जाएगा 3 2 5 C5, ARM C5। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मीनिंगफुल लर्निंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि यहाँ पे न्यू नॉलेज जो होती है वो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में आती है, ठीक है, डेलिब्रेट एफर्ट टू लिंक अ न्यू नॉलेज विद हायर ऑर्डर कंसेप्ट इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो लर्निंग रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं इवेंट और ऑब्जेक्ट्स के साथ, इफेक्टिव कमिटमेंट होता है जिससे हम नए नॉलेज को प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट कर पाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आ जाओ एडवांस ऑर्गेनाइजर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है वो स्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्या है, एक स्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी, आगे भी और भी है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इनहेंस किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की जो लर्निंग है इनहेंस किया जाता है। जो टीचर होता है एज अ फैसिलिटेटर, वो मतलब जो टीचर होता है वो मटेरियल को एज अ फैसिलिटेटर की तरह बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है एडवांस ऑर्गेनाइजर में। अब जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है वो दो कैटेगरीज में आता है, एक आता है कंपैरेटिव, एक आता है एक्सपोजिटरी, ठीक है, एक आता है आपका कंपैरेटिव, एक होता है एक्सपोजिटरी। जब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं, कंपैरेटिव में क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, ये इनेबल करता है, इट इनेबल, अगर ये जितने में पॉइंट लिख रहे हैं ये भी लिख लोगे तो चीजें क्लियर होगा, ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी। इनेबल क्लियर लिंकेज बिटवीन न्यू इंफॉर्मेशन and familiar information। जो कंपेरेटिव है यहाँ पे क्या होता है, एक क्लियर लिंकेज होता है जो हमारी नई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन से जो फैमिलियर इंफॉर्मेशन है उन दोनों के बीच में। लेकिन जब एक्सपोजिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेट, ठीक है, इट फैसिलिटेट इंट्रोडक्शंस, it facilitate introductions of completely जो न्यू मटेरियल होते हैं उनका, ठीक है, completely न्यू मटेरियल। तो ये होता है आपका एक्सपोजिटरी। कंपैरेटिव में क्या होता है, यहाँ पे एक क्लियर लिंकेज आप देख पाते हो जो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी फैमिली इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक्सपोजिटरी में क्या होता है, एक्सपोजिटरी में क्या होता है, जो हमारी मतलब एक कंप्लीट न्यू मटेरियल आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीटली न्यू मटेरियल होता है एक्सपोजिटरी में। अब इसका डिटेल में देखो यहाँ पे डाला हुआ है। कंपैरेटिव का जो होता है, ठीक है, मेन गोल क्या है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर का, इज टू एक्टिवेट एग्जिस्टिंग स्कीमास, एक्टिवेट करना जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं, ठीक है, एंड यूज्ड एज अ रिमाइंडर टू ब्रिंग इनटू द वर्किंग मेमोरी ऑफ व्हाट यू मे नॉट रियलाइज इज रेलेवेंट। मतलब यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उनको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं जिस और इसे एज अ रिमाइंडर की तरह यूज करते हैं, जैसे जो चीजें हम मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको वर्किंग मेमोरी में हम ला पाए। अ कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर इज ऑल्सो यूज्ड बोथ टू इंटीग्रेट एज वेल एज डिस्क्रिमिनेट। मतलब इसको हम जो कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर है इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज इंटीग्रेटर या फिर डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। It used both to integrate as well as discriminate. It integrate new ideas with basically similar concept in cognitive structure। मतलब हम यहाँ पे जो new ideas हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास के साथ, और साथ ही साथ में हमारा जो न्यू आइडिया है, ठीक है, जो न्यू आइडियाज हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो आइडियाज हैं उन दोनों के बीच में हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर होता है यहाँ पे हम इंटीग्रेट भी कर पाते हैं आइडियाज को और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है कंपैरेटिव। एक्सपोजिटरी बिल्कुल कंट्रास्ट है उसका, ठीक है, यहाँ पे जो नई इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कुछ अनफैमिलियर चीजें होती हैं वो उनके सामने पॉसिबल वे में, ठीक है,
प्रेजेंट की जाती है, मतलब एक तरीके से उनकी जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पे न्यू मटेरियल को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो ओशुबेल का लर्निंग मॉडल है, ठीक है, ये पूरा जैसे फेज 1 देखो क्वेश्चन में यही होता है यहाँ पे। ये जो ओशुबेल का लर्निंग मॉडल है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है? टॉप डाउन अप्रोच को डिडक्टिव मैनर में होता है, और 3 फेजेस होते हैं यहाँ पे। फेज 1 जो होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर को प्रेजेंट करते हैं। फेज 2 में क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ अ लर्निंग टास्क और मटेरियल। अब यहाँ पे जो भी आपके लर्निंग टास्क हैं, मटेरियल हैं, उनको आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। अब जो भी लर्निंग टास्क आपने प्रेजेंट किए हैं उसको क्या करोगे, आप स्ट्रेंथनिंग करोगे, उसकी आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग करोगे। तो देयर आर द 3 phases in ओशुबेल लर्निंग मॉडल। फेज 1 एडवांस ऑर्गेनाइजर, फेज 2 प्रेजेंटेशन ऑफ अ लर्निंग टास्क और मटेरियल, फेज 3 स्ट्रेंथनिंग द कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। जब फेज 1 की बात करते हैं तो वहां पे 3 पॉइंट आते हैं। देखो 3 पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्लैरिफाई कर दो अपना एम ऑफ द लेसन, ठीक है, फिर लेसन को प्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब उसकी जो प्रायर नॉलेज है उस लेसन से रिलेटेड उसको आप क्या करो, रिलेट करो। ठीक, अब प्रेजेंटेशन ऑफ अ लर्निंग टास्क में क्या होता है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है न्यू मटेरियल का वो कैसा होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेड जो मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक होना चाहिए। मतलब जो भी प्रेजेंटेड मटेरियल है, जो उसका प्रीवियस मतलब उससे पहले की जो नॉलेज है, मतलब उसमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे स्टूडेंट क्या कर पाए, इंगेज हो पाए। ठीक, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को एडवांस ऑर्गेनाइजर के साथ, प्रमोट करते हैं एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग को। ठीक है, अब आते हैं सबशम्सन थ्योरी पे। अब ये जो सबशम्सन थ्योरी है इसको भी देख लो। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे और ऐड किया था मीडिएटर करके, आई थिंक वो रह गया है, सेव नहीं हो पाया। चलो लिख लो यहाँ पे मीडिएटर करके, ये भी आपका स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी को ही यूज करता है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तब सबशम पे आते हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लो। मैंने स्लाइड को ऐड किया था बट शायद रह गया। मीडिएटर, ठीक है, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, दैट इसे स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी है एडवोकेटेड बाय एक्सपोजिटरी। ठीक है, एडवोकेटेड बाय एक्सपोजिटरी टीचिंग, ये होते हैं आपके मीडिएटर। अब मीडिएटर क्या है आपके, मीडिएटर जो आपके रिटन पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो रिटन पैराग्राफ होते हैं, है ना, या फिर कह सकते हो जो पैसेज होते हैं, ठीक है, ओरल जो पैसेज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके मीडिएटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी ऑलरेडी लर्न कंसेप्ट है और जो न्यू कंसेप्ट है उनके बीच में लिंकेज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मीडिएटर। अब आते हैं सबशम्सन थ्योरी पे। जब सबशम्सन थ्योरी की बात करते हैं, सबस्यूम मेंट टू इनकॉर्पोरेट। अब सबस्यूम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना न्यू मटेरियल को इनटू वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब ये लाइन को ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबस्यूम्स मतलब इनकॉर्पोरेट करना एक नए मटेरियल को इनटू द वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अगर ओशुबेल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, ओशुबेल के प्रोस्पेक्टिव से ये क्या है, एक मीनिंगफुल लर्निंग है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सबस्यूम करते हैं लर्नर की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। मतलब लर्नर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वहां पे इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, सबस्यूम्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, ऑर्गेनाइज होता है हायरार्की। ठीक है, एक हायरार्की में ये ऑर्गेनाइज होता है। ठीक, जैसे इसमें आता है डेरिवेटिव सबसम्पशन, फिर आता है कोरिलेटिव सबसम्पशन, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग एंड कॉम्बिनेटोरियल। ठीक है, क्या होता है, डेरिवेटिव सबसम्पशन, कोरिलेटिव सबसम्पशन, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग एंड कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने जो नए आइडियाज हैं, जो न्यू आइडियाज हैं और जो प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उनके बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिंकेज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे की पॉइंट में ही लिख रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिंक करते हैं न्यू आइडियाज को प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ। कोरिलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम ऐड करते हैं जो हमें पहले से पता है। मतलब यहाँ पे हायर ऑर्डर जो कंसेप्ट होते हैं वो बिल्ड होते हैं। मतलब हम यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ नई इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सुपर ऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं, और न्यू हायर लेवल कंसेप्ट कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट।
ठीक है। यहाँ पे सबसम्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे हम इंटीग्रेट कर पाए, इंटीग्रेशन हो पाए हमारी प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज का। कॉम्बिनेटोरियल की अगर बात करें तो ये क्या होता है, हायर लेवल जो नोशन होता है, मतलब उससे अलग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स के बारे में पढ़ के आप एयर स्पेसेस के बारे में बता पा रहे हो, मतलब यहाँ पे आप उसके हायर ऑर्डर जो लेवल होता है ना, उससे बियॉन्ड जा रहे हो यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल में। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, आज देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इधर आ जाओ जरा सा, जस्ट अ सेकेंड, देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोगों ने आज पढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ब्रूनर का है, लेकिन ब्रूनर की अगर थ्योरी में कराऊंगी तो काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का ही सेशन रखेंगे यहाँ पे। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कस कर ली है और ऑशुबेल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम लोग ब्रूनर को डिस्कस करेंगे और टॉलमैन की जो साइन लर्निंग है वहां से क्वेश्चंस आपके काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों ने प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट करें। मैंने दिसंबर टारगेट करके प्लेलिस्ट बना रखा होगा, उस पर चेकआउट करें। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो, बिकॉज जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी वो सारी आपको वहीं पे अवेलेबल हो पाएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।